मानविका WCIS। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हम पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जो 6 तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उनमें जो सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। तो उसमें आर्टिकल 14 से 18 तक उसका वर्णन किया हुआ है। तो आर्टिकल जो 14 है उसको आज हम समझते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, समझते हैं। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब ये समझना है कि इसमें किस वर्ड का क्या मीनिंग है। सबसे पहले राज्य के बारे में हम जान चुके हैं। यहाँ राज्य क्या है, एज पर आर्टिकल 12 राज्य की डेफिनेशन हम आर्टिकल 12 में समझ चुके हैं। यहाँ व्यक्ति की बात आती है तो व्यक्ति के अंदर क्या क्या आएगा, नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन भी आएगा, गैर नागरिक यानी कि जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए भी ये अधिकार प्राप्त है, और कोई विधिक व्यक्ति यानी कि कोई कंपनी है उसके लिए भी ये अधिकार आर्टिकल 14 मिलेगा। तो अब क्या करते हैं कि इनमें दो चीजें आपको दिख रही होंगी। ये लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता को क्या कहेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधि के समान संरक्षण को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इनसे वंचित नहीं किया जाएगा। तो अब इनको समझते हैं। विधि के समक्ष समता को जानते हैं तो क्या है, इक्वल बिफोर लॉ। तो ये जो है क्या है, ब्रिटेन से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। ये एक नेगेटिव अप्रोच है, अभी समझेंगे नेगेटिव अप्रोच कैसे है। और ये विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ पर आधारित है। रूल ऑफ लॉ को समझते हैं पहले। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, ये एवी डाइसी द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। इसके अंतर्गत लॉ ही सुप्रीम है, यानी कि कानून ही सुप्रीम है, और गवर्नमेंट व गवर्न दोनों लोग के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब साधारण भाषा में अगर समझें तो क्या है, साधारण भाषा में समझेंगे तो कानून के सामने सभी एक समान है। अब कैसे समान है एक समान, चाहे पीएम हो, मंत्री हो या कोई चपरासी हो, सबको इक्वली ट्रीट करेगा कानून। इसीलिए कानून की जो देखा होगा, कानून के लिए कहा जाता है कानून अंधा है। वो जो लेडी ऑफ जस्टिस है उनके आगे क्या है, पट्टी बंधी हुई है आंखों पे। इसका मतलब यह है उनके लिए, उनके सामने सब समान है। तो वही चीज है, चाहे पीएम हो, मंत्री हो, कोई चपरासी हो, कानून के सामने सब समान है। और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा, सबके लिए साथ समान न्याय किया जाएगा। अगर एक किसी चीज के लिए एक को दंडित जितना किया जाएगा उतना ही दूसरे को दंडित किया जाएगा। अब वहीं पर दूसरा जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये अमेरिका से लिया गया कॉन्सेप्ट है। अब ये पॉजिटिव अप्रोच है। अब बात ये आ जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच, ये दोनों वर्ड दिए हुए हैं, ये समझना जरूरी है, ये है क्या। ये तो पता लग गया कहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है, और ये विधि के शासन से संबंधित है, और ये यूएस से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। अब ये है क्या, अब देखते हैं। सबसे पहले उसको समझते हैं, समानता। समानता को एक बार समझेंगे तो नेगेटिव अप्रोच की तरीके से लेंगे तो क्या होगा कि प्रोहिबिट अनइक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी होता है तो उसको प्रोहिबिट करना चाहिए, इसे नेगेटिव अप्रोच कहेंगे। और डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट, ये पॉजिटिव अप्रोच कहलाती है। मतलब अब ये चीजें समझने के लिए आगे समझेंगे कि अनइक्वल ट्रीटमेंट किस तरीके से प्रोहिबिट करना चाहिए, और इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड क्यों करनी चाहिए। यहाँ पर प्रोहिबिट से की वजह से ही नेगेटिव अप्रोच बन जाती है, और यहाँ पर डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट की वजह से पॉजिटिव अप्रोच बन जाती है। अब ये है क्या, इसको आगे के कुछ उससे समझ में आएगा। अब देखिए सही मायनों में, अब यह है विधि की समक्ष समता क्या है, कानून के समक्ष सभी समान, यानी कि रूल ऑफ लॉ, किसी को विशेषाधिकार नहीं,
अब बात आती है कि क्या ये सही है कि ऐसा होना चाहिए जो इसमें लिखा है विधि के समक्ष सभी को समान होना चाहिए। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। यदि सरकार इनकम टैक्स से संबंधित कानून में उच्च आय वाले और निम्न आय वाले दोनों के लिए समान टैक्स लगाए, अगर लगा दिया जाए किसी के की आय 1 लाख रुपए है तो उस पे भी 20% टैक्स लगा दे, और जिसकी 10 करोड़ आय है उस पे भी 20% उसकी आय पे टैक्स इनकम टैक्स लगा दे। तो अब दोनों अगर सेम टैक्स पे करेंगे तो उसमें जो कम इनकम वाला है उसके अर्थतंत्र पर तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, जबकि बड़े पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या सही है? वैसे सही मायने में ये ठीक नहीं है, इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन लॉज का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब ये समझ में आएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अनुसार एक समान परिस्थिति के लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जा सके। एक समान व्यवहार का मतलब अब यहाँ पर देखा जाए तो समान आय वालों को समान टैक्स हो, यानी कि लो इनकम वालों के लिए एक सेगमेंट तैयार कर दिया जाए कि लो सेगमेंट वालों से कम टैक्स लिया जाए, और जो उच्च आय वाले हैं उनसे अधिक टैक्स लिया जाए, जिससे उन पे भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा और लो इनकम वालों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यूज इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी परिस्थितियों को देख के उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो यही चीज है। तो ये क्या हुआ, एक सकारात्मक भेदभाव कहलाता है। मतलब भेदभाव तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये सकारात्मक भेदभाव है, क्योंकि ये हम किसी के बेनिफिट, किसी के लाभ के लिए वैसे नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए। ये समाज के मतलब के अपलिफ्टमेंट के लिए करा जाएगा ऐसा। अब यही चीज अब यहाँ पर आ जाती है कि अब हमने कहा कि ये है, तो इसीलिए इसको ऊपर की तरफ दिखाया गया है कि विधि का समान संरक्षण क्या हुआ। अब समान लोगों के साथ समान व्यवहार, मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाए। अगर एक जैसी परिस्थितियां हैं तो एक जैसा व्यवहार, मतलब लो इनकम वालों के लिए सबको एक समान समझा जाएगा। अगर उन पे टैक्स 5% लगाया जा रहा है, उन पे इनकम टैक्स, तो सब पे लो इनकम वाले, उस रेंज वाले सब पे 5%, और अपर इनकम वालों पे वो 20% लगाया जा रहा है तो सब पे 20%। और यानी कि इससे एक चीज अप्रत्यक्ष रूप से समाहित है, इसमें क्या है, अब असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है, इसका मतलब यानी कि परिस्थितियां अब समान हो रही है ना, तो उनमें असमान व्यवहार किया जा रहा है। एक कम वाले के साथ अलग तरीके का, बड़े वाले के साथ अलग तरीके, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अब इसको समझते हैं और आगे कोर्ट ने इससे संबंधित क्या कहा। इसके लिए स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा का 1951 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दिया। टेस्ट क्या दिया उन्होंने, उस पर एक कहा कि किस तरीके से इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को करने से पहले क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अब ये क्या है, उन्होंने कहा लॉजिकल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और लॉजिकल क्लासिफिकेशन होना चाहिए उसमें से भी उन्होंने क्या कहा, सरल एवं समझने योग्य, यानी कि बोधगम्य विभेद, यानी कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और विभेद जो हो तार्किक हो, यानी कि जो जो भी कोई कानून या एक्ट या कोई भी नियम बने उसका वो उसके उद्देश्य के साथ वह तर्क संगत हो, यानी कि रैशनल नेक्सस हो, मतलब वो उस जो उसका उद्देश्य है उससे तर्क संगत हो। जैसे अगर हम देखें तो अगर मान लिया हम एक परिवार की बात करें, तो परिवार में अगर हमारा एक कोई छोटा है उसमें और एक बड़ा व्यक्ति है, तो बड़े और छोटे दोनों बेटे हैं, तो अगर उनको कोई परिवार में अगर खाना दिया जाए तो उनको इक्वल खाना दिया जाए। मान लिया छोटे की डाइट के हिसाब से खाना दिया जाए तो बड़ा भूखा रहेगा, और बड़े के हिसाब से डाइट दी जाए तो छोटे को ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम उसका देखें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है उनके डेवलपमेंट का, उनकी ग्रोथ का। तो ग्रोथ के हिसाब से हमने क्या दिया, एक तो हमने उसका क्या कर लिया, उसका उद्देश्य जाना। सबसे पहले उद्देश्य क्या है उनके ग्रोथ का। अब ग्रोथ के हिसाब से उनको डाइट देनी है, तो डाइट के हिसाब से अब हमें क्या करेंगे, लॉजिकल डिफरेंस करेंगे, उनका क्लासिफाई करेंगे बड़े और छोटे में। बड़े और छोटे में क्लासिफाई करते टाइम हम ये देखेंगे कि छोटे को छोटे के हिसाब से डाइट दी जाए, बड़े को बड़े के हिसाब से डाइट दी जाए। तो डाइट में तो डिफरेंस हो गया हमारा, लेकिन ये क्या लॉजिकल डिफरेंस है, क्योंकि हम उसके एम को ध्यान में रखते हुए रख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि कोई हमारा एग्जाम पेपर सेट करा हमने, और उसमें हमने कहा कि भैया
फिफ्थ क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी बच्चे एग्जाम देंगे और पेपर एक सेट कर दिया। अगर हमने 12th लेवल के हिसाब से पेपर सेट कर दिया तो छोटे वाले को दिक्कत हो जाएगी, और वहीं हमने छोटे वाले के लेवल के हिसाब से पेपर सेट कर दिया फिफ्थ क्लास के बच्चे के हिसाब से, तो बड़े वाला आसानी से कर लेगा। तो इससे बड़े वाले को ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे और छोटा वाला तो मतलब वो अपने हिसाब से मार्क्स लाएगा। तो ये चीजें क्या हुई, ये क्या होगा, यहाँ पर हम एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, उनको कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे कि छोटे वाले 5 से 8 तक का एक रख लिया, 9 से 10 तक का एक रख लिया, 10 से 12 तक का एक रख लिया। तीन हमने सेगमेंट में बांट दिया, क्लासिफाई करा सबसे पहले। क्लासिफाई क्यों करा, क्योंकि हमें क्या करना है, उनका अच्छा रिजल्ट देखना है, उनको टेस्ट करना है कि उनकी योग्यता कितनी है। तो योग्यता के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, फिर फिफ्थ क्लास तक से एट्थ क्लास तक के लिए एक पेपर बनाएंगे, वो भी एवरेज की तीनों का लगभग, मतलब तीनों के लिए दिक्कत ना हो। ऐसे ही 9th 10th के हिसाब से एक पेपर बनाएंगे और 11th 12th के हिसाब से एक पेपर बनाएंगे। तो हमारा क्या हुआ कि हमने उद्देश्य जाना कि सबसे, ये उद्देश्य को भी समझा क्या है, क्या समझा उद्देश्य को कि हमारा उनकी योग्यता का टेस्ट है, और पेपर सेट करा उनके को क्लासिफाई करके। तो यही है कि जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी कि सरल और बोधगम्य होना चाहिए, और तार्किक होना चाहिए यानी कि रैशनल, उद्देश्य के साथ तर्क संगत होना चाहिए। इसी को कहते हैं लॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये तो हमने समझ ही लिया, जो कि हमने इनकम टैक्स वाले एग्जाम्पल में भी समझा था। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में विस्तृत इस चीज को करते हुए ये भी कहा कि आर्बिट्री एक्शंस जो होते हैं राज्य के, उनको भी ध्यान में रखा जाए और नेचुरल जस्टिस को भी ध्यान में रखा जाए। इसमें हम मेनका गांधी केस को समझेंगे कि किस तरीके से है, लेकिन अभी हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं उनकी उस केस के बारे में, क्योंकि जब हम आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 और पढ़ेंगे तब हम देखेंगे आर्टिकल 14, 19 और 21 का किस तरीके से यूज होता है। तो वो चीजें हम आगे जानेंगे, कोई अभी नहीं, अभी केवल इतना समझ लीजिए लॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब देखते हैं इसको और समझते हैं। कोई एक सार्वभौमिक मानक नहीं है, यानी कि कोई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है, इसको परिस्थिति के अनुसार निर्धारण किया जाता है। अब देखते हैं और आगे क्या है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो क्या है, अगर अब इसमें आधार कोई भी हो सकता है, जैसे शिक्षा ले लें, आय ले लें, राजहित ले लें, भौगोलिक ले लें, विशेष व्यक्ति ले लें, किसी के आधार पर भी हम विभेद कर सकते हैं, लेकिन जो विभेद हो वो तार्किक हो। अब देखिए यहाँ पर हमने विभेद कर रखे हैं, कैसे आय के अनुसार टैक्स का निर्धारण, दिव्यांगों के लिए हम कहीं पर कोई जगह पर हम आने जाने के लिए कोई विशेष उनका मार्ग बना रहे हैं, रैंप वगैरह बना रहे हैं, बसों में महिलाओं के लिए एक अलग सीट देने की बात है, मनोरंजन के स्थानों पर अगर बच्चों के टिकट की छूट उनका कम टिकट लिया जाए और बड़ों का अलग, नर्सिंग के जॉब में महिलाओं को अगर प्राथमिकता दे दी जाए, उत्तर पूर्व के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं दें किसी एक्ट में, सेना के अधिकारियों के लिए किसी विशेष सुविधाएं दी जाएं। तो ये सब अब ये हमने समझ लिया कि किस 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 आधार पर विभेद किया जा सकता है और तार्किक विभेद होना चाहिए। अब एक दो क्वेश्चंस और आ जाते हैं जो हमें समझना चाहिए। क्या एक व्यक्ति विधिक व्यक्ति यानी कंपनी को क्या एक को एक वर्ग मान सकते हैं, जैसे महिलाओं का वर्ग, और इस तरीके से क्या एक व्यक्ति को मान सकते हैं? तो हाँ, मान सकते हैं। चिरंजीव लाल बनाम भारत संघ में ये निर्णय हुआ था, हाँ मान सकते हैं। अब एक चीज और आती है कि विधि का शासन जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये विधि का शासन अकॉर्डिंग टू वेरियस केसेस, विधि के शासन को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। केशवानंद भारती वाला केस भी आप देखेंगे, उसमें भी विधि का शासन को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। बेसिक स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे बाद में। अब एक्ट 14 में क्या अपवाद भी हैं जो कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। अब अलग अलग आर्टिकल्स में क्या क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। और सबसे पहले देखिए आर्टिकल 361 क्या कहता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो विशेष अधिकार है उसमें दिए हुए हैं। उसमें क्या है, कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते हैं ये लोग। अब पद पे रहते हुए गिरफ्तारी या कारावास से इनको छूट मिलती है, और पद पे रहते हुए उन पर किसी भी न्यायालय में कोई दांडिक मुकदमा यानी कि कोई मुकदमा ना तो शुरू किया जाएगा और ना ही ये चालू रहेगा। व्यक्तिगत सामर्थ्य में किए गए किसी कार्य के लिए कोई दीवानी मुकदमा भी आरंभ नहीं किया जाएगा। अगर कोई दीवानी मुकदमा आरंभ भी किया जाता है 2 महीने पूर्व नोटिस दिया जाएगा।
तो ये सब चीज़ें हैं, अभी तो जनरल समझ लीजिए, इसको जब राष्ट्रपति और राज्यपाल को पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी के लिए है कि आर्टिकल 361 आर्टिकल 14 के अलावा इनको विशेष अधिकार देता है, जिससे ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये आर्टिकल 14 का अपवाद में आर्टिकल 105 आर्टिकल 194 भी 194 संसद या संसद की समिति के सदस्य द्वारा कही गई कोई बात या मत के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते हैं वो। ऐसी विधानमंडल या उसकी किसी समिति के सदस्य द्वारा कही गई समिति में किसी बात या मत के लिए न्यायालय में जवाबदेह वह भी नहीं होते हैं, मतलब संसद के सदस्य भी और संसद की समिति के सदस्य भी। ऐसे विधानमंडल और विधानमंडल में किसी समिति के सदस्य भी अपनी कही गई बात के लिए जवाब न्यायालय में जवाबदेह नहीं। अन्य देशों के प्रमुख एवं राजदूतों के लिए विशेष अधिकार, यूएनओ के प्रतिनिधियों के लिए भी विशेष अधिकार, और बाकी चीज़ें क्या देखी थी हमने, ये तो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष आर्टिकल्स में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर मतलब डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है, और इन आर्टिकल्स के आधार पर होना भी चाहिए। अब वहीं पर अगर हमने एक्ट्स में देखते हैं तो हमें लॉजिकल जो है डिस्क्रिमिनेशन का देखना चाहिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा, आर्टिकल 14 को समझा हमने। और अब आर्टिकल जो समानता के अधिकार का अगला आर्टिकल है 15, उसको समझेंगे। तब मानव का WCIS आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।